नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर भारत अमेरिका संबंधों को लेकर है। भारत के विदेश मंत्री ने इस बारे में कहा है कि अभी दोनों देशों के बीच कुछ समस्याएं हैं जिसे जल्द ही सुलझाने की दिशा में काम किए जा रहे हैं। इसके बाद हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान की भारत को गिद्दड़ भभकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी देते हुए कहा कि अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। बता दें आपको कि पाकिस्तान का यह बयान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सीधा चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो इस बार पाकिस्तान का इतिहास भूगोल बदल देंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर राजस्थान के जयपुर से है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने की वजह से 8 मरीजों की मौत हो गई है। इस दुखद घटना पर देश के गृह मंत्री ने दुख जताया, लेकिन राजनीतिक पारा भी हाई है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए सरकार को घेरा है। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, जो कि बिहार से है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 और 11 नवंबर को 2 फेज में चुनाव होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को सिलाई मशीन, लैपटॉप और प्रमाण पत्र बांटे हैं। सीएम की इस पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर हरियाणा से होगी, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विधिवत पार्टी की कमान संभाल ली। अब इन तमाम खबरों को आगे हम विस्तार से भी बताएंगे। और बिग न्यूज की शुरुआत भारत अमेरिका संबंधों की खबर से करेंगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने माना है कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच कुछ समस्याएं हैं जिसे दूर करने के प्रयास में तेजी से काम भी किया जा रहा है। साथ ही एस जयशंकर ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ को भी गलत बताया है। देखिए अब रिपोर्ट। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों में गिरावट आई है। रूसी तेल खरीद से नाराज ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है। इससे दोनों देशों के व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। भारत लगातार इस पर अपना विरोध जता रहा है। दिल्ली में आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ को गलत बताया है। साथ ही ये भी माना है कि दोनों देशों में व्यापार पर अभी बातचीत जारी है। In the case of the United States, a country which in a sense underwrote the international system as we know it, has really been the harbinger of change. It is not only more assertive, but it has really allowed its or encouraged its national interest goals pretty much to drive its approach towards partnerships and cooperation. In the case of China, I think while they had clearly mastered the old system as we know it, this change perhaps catches them at a time when many of the new new concepts, mechanisms, institutions which they were pushing are not yet in place. But clearly, what we can see is that the US-China relationship in many ways is going to influence the direction of global politics. In the case of Europe, what was a sweet spot in terms of US, Russia, China, US particularly security, Russia energy, China trade, has actually got turned around, and every one of those aspects today has become a challenge. दुनिया में तेजी हो रहे बदलाव पर एस जयशंकर ने प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में अमेरिका और चीन वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
अब खबर आतंकी मुल्क पाकिस्तान को लेकर के है, जिसने भारत को एक बार फिर से गिदड़ भपकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमान के मलबे के नीचे दब जाएगा। अब पाकिस्तान की ऐसी खोखली धमकियों पर कोई क्या ही कहेगा। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधा चेतावनी भी दे रखी है कि इस बार युद्ध में पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देंगे। देखिए आप। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान वो मुल्क है जो बार बार पिटने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर जंग की नौबत आई तो भारत विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। कुछ ऐसा ही बयान पाकिस्तान की सेना ने भी दिया है, जिसमें भारत पर जंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दरअसल पाकिस्तान की ये बौखलाहट भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख के उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी गई है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो इस बार पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। वहीं वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की भी याद दिलाई थी, जिसमें पाकिस्तान के करीब 12 से 13 विमान तबाह हुए थे, जबकि पाकिस्तान के दावे को वायुसेना प्रमुख ने मनोहर गाथा बताया था। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। भारत के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के इस बयान से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात की चर्चा में जुटी हुई है कि क्या भारत फिर से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और खबर अब बिहार से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 फेज में चुनाव होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। देखिए, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। खबर अब राजस्थान के जयपुर से है। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है। आगजनी की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआत जांच के मुताबिक आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जो देखते ही देखते कई मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया। सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देके सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। किस तरह से ये हादसा हुआ उसकी तह तक जाने के लिए हमने पुलिस आयुक्त जयपुर को कहा है कि इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसमें एफएसएल और फायर डिपार्टमेंट की मदद के साथ तीनों मिलकर इसमें घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो। इस दुखद घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
जानकारी मिलते ही मैं हॉस्पिटल गया और घटना की जानकारी ली है। हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि विपक्ष ने इसमें अपनी राजनीति तलाश ली है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री की जबान में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री घोषणा करे 1 करोड़ रुपए मुआवजे की। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तुरंत घोषणा करनी चाहिए, गलती स्वीकार करनी चाहिए। आगे के लिए राजस्थान की जनता को भरोसा देना चाहिए कि साहब हम किसी भी कीमत पर आगे इस तरह की घटना नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कई परिजन पूछ रहे हैं, मैंने अभी डॉक्टर से कहा, बताओ सामने जाकर इनके कहां पर है मरीज, बताना। यहाँ पे तुरंत आपको मुख्यमंत्री आ गए, कोई व्यवस्था नहीं है जवाब देने की। तो आप आ रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हैं कि विपक्ष ये नहीं करे। वो क्या नहीं करे? हवा निकाल देंगे। लाठी गोली के दम पर सरकार नहीं चलेगी। आप चाहो पुलिस खड़ी कर देंगे, मिलिट्री खड़ी कर देंगे, राजस्थान की जनता को मार कूट के भगा देंगे। ऐसे नहीं चलता है। ये पुलिस ये आगे आगे होगी सरकार, क्योंकि पहले दवाई से मर रहे हैं, छत गिरने से मर रहे हैं, अब SMS में मर गए। तो हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। आप जवाब दो, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा करो और गलती स्वीकार करो। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए। वहीं इस आगजनी में जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते कदम उठा लिए जाते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और खबर अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के कार्यक्रम में महिलाओं को सिलाई मशीन, लैपटॉप और प्रमाण पत्र बांटे। सीएम योगी की इस पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। वाराणसी के शिवपुर आश्रम में अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट ने एक खास कार्यक्रम रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। सीएम ने उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने ट्रस्ट के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं को सिलाई मशीन, लैपटॉप और प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिए गए। ऐसे श्री अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से जो अनेक लोकोपकारी प्रकल्प प्रारंभ हुए हैं, उसमें आज यह कार्यक्रम 250 से अधिक बेटियों को सिलाई की मशीन और अनेक छात्र छात्राओं को कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण देने के साथ ही कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले महंत शंकरपुरी जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं उन सभी बेटियों को, उन बहनों को और उन छात्र छात्राओं को जिन्हें आज ये मशीनें, सिलाई की मशीनें भी मिल रही हैं और साथ साथ उन्हें लैपटॉप आदि भी यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में हम लोगों ने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के पावन अनुष्ठान शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम और विजयादशमी के अनुष्ठान के साथ हम सब जुड़े थे और उस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए आज पावन शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं। अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट लंबे समय से समाज सेवा और महिला उत्थान के लिए काम कर रहा है। इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इस दौरान महिलाओं को सिलाई, डिजाइनिंग और दूसरे हुनर सिखाए गए। सीएम योगी ने कहा, हर महिला को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। ये हुनर उन्हें घर बैठे कमाई का रास्ता देंगे। जैसे तैसे घर की जो महिला होती थी, अभिभावक होती थी, वह उस परिवार की लाज बचाती थी।
और वह कैसे उस गरिमा की रक्षा करती थी। देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को एक आवास उपलब्ध होना और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन जाना, कोयला हो, गोबर के उपले हो या लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाना, फ्री में। और अब तो काशी में पाइपलाइन से ही गैस की सप्लाई भी होना शुरू हो गई है। ये प्रोग्रेस है, प्रगति है। इस दौरान स्वच्छाग्रहियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही कहा, यदि इरादे मजबूत हो तो हर समस्या का समाधान निकलेगा। यहाँ पे जनप्रतिनिधि थोड़ा भी जागरूक है, जनता की सुनवाई मौके पे जाके कर लेता है, तो समस्या वहीं पे समाधान का रास्ता निकाल देती है। समाधान के रास्ते याद रखना, जीवन में कठिनाई सबके सामने आती है, लेकिन जब हम समाधान की चर्चा करते हैं तो उसका समाधान निकलता है। और जब हम समस्या को समस्या की दृष्टि से देखते हैं तो कभी वह समस्या समाधान की ओर नहीं बढ़ पाती। आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो सचमुच उस समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। सीएम योगी ने स्वच्छाग्रहियों की तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि पहले गांव की गलियों में साफ सफाई नहीं थी। 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इस अभियान ने सफाई के प्रति पूरे देश में नया क्रांति ला दी। एक मोहल्ले में जाना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान का हिस्सा बनना, चौपाल लगाना, स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह अद्भुत कार्य है, अद्भुत कार्य है। याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लिया था। जो भी गंदगी होगी, हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। किसी भी कलुषित मानसिकता का शिकार नहीं बनने देंगे। ये कार्यक्रम वाराणसी की महिलाओं के लिए नई उम्मीद की किरण है। सिलाई मशीन और लैपटॉप उनके सपनों को उड़ान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर हरियाणा से। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। देखें। लंबे इंतजार के बाद हरियाणा कांग्रेस में वो दिन आया जब पार्टी के नए अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। चंडीगढ़ पार्टी ऑफिस में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। की मूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री खड़गे जी का, संघर्ष के प्रतीक जो सड़क से संसद लड़ाई लड़ते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय बहन प्रियंका जी का, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्री बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रभारी हैं, सभी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता की आवाज़ थी, संगठन को बनाया जाए। पहले जिला अध्यक्ष बनाए,
फिर उसके बाद विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया। मैं हरियाणा की जनता की तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। आज विधिवत रूप से आप सब लोगों के सामने पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में विधिवत रूप से हम कांग्रेस पार्टी के लिए और मजबूती से कार्य करते हुए, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए, जो हमारा एजेंडा है पार्टी का उसको पहुंचाएंगे लोगों के बीच में। और आज जिस तरह संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोटों की चोरी की जा रही है, उन सब का जो हमारी पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बिहार में अभी आपने देखा महागठबंधन के नेतृत्व के साथ में हजारों लाखों लोगों के साथ प्रदर्शन किया, उसी प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बनेगा। और हम सब साथियों की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत न केवल केंद्र में अपितु हरियाणा में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। इस दौरान राव नरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की खींची लाइन पर चलते हुए सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया और वोट चोरी का आरोप लगाया। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। लोग मौजूदा शासन से, केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार से दुखी है, परिवर्तन चाहते हैं। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति और बढ़ता जा रहा है। हमारा एससी वर्ग, बैकवर्ड वर्ग और हमारे नौजवान संख्या बढ़ती जा रही है। वो लोग बहुत दुखी, जो गरीब लोग हैं। छोटे व्यापारी दुखी हैं। किसान आपके सामने देखो मंडियों में क्या हालत हो रही है। किसान है, परिवर्तन चाहते हर व्यक्ति। कांग्रेस के संगठन बना है और अब मजबूती के साथ आप देखना हरियाणा में तेजी से कांग्रेस का काम करेगी। सबको साथ लेकर के चलेंगे और पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट नजर आएगी। हालांकि इन तमाम दावे और वादों से इतर कांग्रेस के लिए विरोधियों से निपटने से ज्यादा अंदरूनी कलह से निपटना जरूरी है, जो मुंह चिढ़ाए हमेशा खड़ी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और बिग न्यूज में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी, कुछ बड़ी खबरें लेकर हाजिर होंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।